आप लोग अपना ख्याल रखना, उसने कहा। यह दृश्य अजीब था। दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर अपने परिवार से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई साधारण कॉलेज छात्र। लू किंग की हंसी स्पीकर से गूंज रही थी और बीच बीच में माता पिता की प्यारी डांट भी सुनाई दे रही थी। इन साधारण आवाजों ने कमरे के भारी माहौल को तोड़ दिया। टेबल के किनारे खड़ा हैरोल्ड बिल्कुल चुप था। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर उसका दिमाग उलट पुलट हो रहा था। उसने जो सुना उससे उसे चक्कर आने लगे। इस बड़े साहब के माता पिता 50 से भी कम उम्र के हैं और बहन अभी बच्ची है। आखिर यह राक्षस कितनी उम्र का है? हैरोल्ड को विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ ही घंटे पहले इस युवक ने 2 रैंक 9 मार्शल सेंट्स को मार दिया था। गोल्डन डेन आइलैंड के पास उसने डार्क स्टार और ब्लैक मैजिक सोसाइटी, दुनिया के 2 सबसे खतरनाक संगठनों के नेताओं को खत्म कर दिया था। जो संगठन दशकों से दुनिया के लिए सिरदर्द थे, उन्हें इस लड़के ने एक दिन में मिटा दिया। अगर मैं यह किसी को बताऊं तो कौन मानेगा? हैरोल्ड ने सोचा। उसे हुआन येन की दी हुई खबर याद आई। लॉन्ग कंट्री में जिदाओ मार्शल सेंट को एक युवा सैन्य प्रतिभा ने हरा दिया था। तब उसने इसे प्रचार समझकर हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन अब उसे पता था वह सब सच था। अब हैरोल्ड के दिमाग में लू शेंग की छवि बदल गई। जैसे कोई पॉप स्टार जेब में हाथ डालकर खड़ा हो और उसके पैरों के नीचे दिग्गजों की लाशें हों। अगर अफवाहें सही थीं, तो इस लड़के के हाथों मरने वाले रैंक 9 सेंट्स की संख्या 3 हो चुकी थी। यह नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत थी। घर की बातों पर थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद लू शेंग ने कॉल खत्म करने का फैसला किया। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। यहाँ कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण काम की बात करनी है। इतना कहते हुए उसने फोन घुमाया और कैमरा पीछे खड़े हैरोल्ड पर चला गया। हैरोल्ड तुरंत तन गया और मुश्किल से मुस्कुराया। नमस्ते, उसने घबराकर हाथ हिलाया। उसके बाद लू शेंग ने कॉल खत्म कर दी और फोन मेज पर रख दिया। फिर उसने हैरोल्ड की ओर देखा और हल्का सिर हिलाया। कॉल के दौरान सहयोग करने के लिए धन्यवाद। हैरोल्ड तुरंत झुक गया। यह मेरा सम्मान है, सर। लू शेंग की आंखें तेज हो गईं। अब औपचारिकताएं काफी हैं। असली काम की बात करें। हैरोल्ड ने घूंट भरा। आप जो पूछना चाहें, पूछिए। लू शेंग ने जेब से चमकता क्रिस्टल निकाला। हैरोल्ड, इसे पहचानते हो? इस समय लू शेंग उसी विशाल कुर्सी पर बैठा था जो पहले हैरोल्ड का सिंहासन थी। आम इंसान के लिए वह कुर्सी बहुत बड़ी थी। हैरोल्ड को तो खुद को बड़ा दिखाने के लिए 3D होलोग्राम का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन लू शेंग उस पर बैठा तो ऐसा लगा जैसे वह कुर्सी उसी के लिए बनी हो। वह पूरे कमरे का मालिक लग रहा था। हैरोल्ड की नजर क्रिस्टल पर गई। वह एनर्जी क्रिस्टल है, उसने धीरे से कहा। फिर झुककर बोला, आपको कितनी चाहिए? यह सुनते ही लू शेंग की आंखों में चमक आ गई और वह थोड़ा आगे झुक गया। अच्छा सवाल है, लू शेंग बोला। बताओ तुम कितनी ला सकते हो? हैरोल्ड का चेहरा तनाव से भर गया। उसने धीरे से कहा, शायद 1 किलो। लू शेंग पलक झपकाकर उसे देखने लगा, जैसे सच में हैरान हो गया हो। असल में वह तो सिर्फ यह पूछना चाहता था कि ऐसे क्रिस्टल कहाँ मिलते हैं। लेकिन हैरोल्ड सीधे रिश्वत देने पर उतर आया। फिर भी इतनी ऊर्जा की कल्पना से लू शेंग लगभग लार टपकाने लगा। कुछ ग्राम क्रिस्टल से ही उसकी इमॉर्टल सेल्स जाग उठती थीं। पूरा 1 किलो तो उसके एटर्नल अनडाइंग बॉडी को रैंक 8 की सीमा तक पहुंचा सकता था।
उसने अपने चेहरे को छूते हुए सोचा, क्या मैं सच में इतना डरावना दिखता हूँ? क्या मैं बिल्कुल भी अच्छे इंसान जैसा नहीं दिखता? उसने मन ही मन सोचा। वहीं हैरोल्ड सिर झुकाए खड़ा रहा। लगता है तुम्हारे पास काफी भंडार है, लू शेंग बोला। हैरोल्ड कड़वी मुस्कान के साथ बोला, नहीं सर। 100 साल में मैंने सिर्फ कुछ 100 ग्राम जमा किए हैं। लेकिन आपने डार्क स्टार और ब्लैक मैजिक सोसाइटी के नेताओं को मार दिया है, तो उनके भंडार अब आपके ही हैं। हम मिलाकर 1 किलो जुटा सकते हैं। लू शेंग की आंखों में सोच की चमक आई। क्या इस ग्रह पर एनर्जी क्रिस्टल इतनी कम बनती हैं? हैरोल्ड ने कहा, असल में उत्पादन इतना कम नहीं है। समस्या वितरण की है। हर बार जब क्रिस्टल बनती हैं, तो उसका 9/10वां हिस्सा तुरंत लॉर्ड गाइड को देना पड़ता है। जब उसने लॉर्ड गाइड का नाम लिया, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। लॉर्ड गाइड, लू शेंग ने धीरे से दोहराया। उसे तुरंत याद आया जब जिदाओ मार्शल सेंट ने मरते समय अपना गोल्ड बैज तोड़ा था, तब एक रैंक 10 शक्ति की छवि दिखी थी। हाँ, यही नाम था, लू शेंग ने सोचा। लैंड चेन वाले मामले में भी यही नाम आया था। आपको उसके बारे में नहीं पता? हैरोल्ड ने आश्चर्य से पूछा। फिर लू शेंग की उम्र याद करके बोला, शायद इसलिए अभी तक उसने आपसे संपर्क नहीं किया होगा। गाइड हर 10 साल में जिंगलन स्टार पर आता है। वह रैंक 9 मार्शियल सेंट्स की गिनती करता है और एनर्जी क्रिस्टल्स इकट्ठा करवाता है। लू शेंग चुपचाप मेज पर उंगलियां थपथपाता रहा। लू शेंग बोला, सीधे मुद्दे पर आओ। हैरोल्ड ने सिर हिलाया और समझाने लगा। गाइड एक बेहद उन्नत सभ्यता से आया मार्शियल पावर हाउस है। उसका असली स्तर शायद रैंक 9 से भी ऊपर, एम रैंक या उससे भी ज्यादा है। गाइड आम तौर पर देशों की राजनीति या मार्शियल सेंट्स की निजी लड़ाइयों में दखल नहीं देता। लेकिन अगर रैंक 9 सेंट्स बहुत ज्यादा मरने लगें, तो वह खुद हस्तक्षेप करता है। लू शेंग आगे झुका। तो अगर 3 मार्शियल सेंट्स अचानक मर जाएं, क्या वह हस्तक्षेप करेगा? हैरोल्ड ने सिर हिलाया। पक्का नहीं कह सकता। आखिरी बार उसने लॉन्ग शी वॉर में हस्तक्षेप किया था, जब 30 से ज्यादा मार्शियल सेंट्स मरे थे। उसकी पहली चिंता एनर्जी क्रिस्टल उत्पादन है। अगर उत्पादन कम हुआ तो वह बेहद नाराज होता है। दूसरी बात, एलियन बीस्ट्स का नियंत्रण। अगर उनका हमला बढ़े तो मार्शियल सेंट्स को तुरंत मोर्चे पर जाना पड़ता है। और तीसरी बात, हैरोल्ड अचानक कांप गया। उसने हिम्मत करके कहा, गाइड की अनुमति के बिना रैंक 9 से ऊपर का कोई भी मार्शियल पावर हाउस वायन स्टार पर मौजूद नहीं रह सकता। लू शेंग ने शांत चेहरा बनाए सोचा, जैसा मैंने सोचा था। सब कुछ लगभग वैसा ही है। यह पूरी व्यवस्था साफ थी, ग्रह की ताकत को सीमित रखना, ताकि संसाधन आसानी से इकट्ठा किए जा सकें। कुछ देर बाद लू शेंग ने पूछा, अगर कोई सच में रैंक 9 से ऊपर पहुंच जाए, तब क्या होगा? हैरोल्ड ने कड़वाहट से कहा, यह लगभग असंभव है। रैंक 9 से ऊपर जाने का रास्ता और ज्ञान सब गाइड के नियंत्रण में है। बिना रास्ते के कोई पहाड़ कैसे चढ़ेगा? हैरोल्ड बोला और ध्यान से लू शेंग के चेहरे को देखने लगा। लेकिन लू शेंग का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सोच में डूब गया। जब लू शेंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, तो उनमें अचानक एक नई चमक जल उठी, जैसे पूरा कमरा रोशन हो गया हो। वह थोड़ा आगे झुका और उसकी मौजूदगी की तीव्रता अचानक दोगुनी हो गई। फिर उसने साफ बेचैनी के साथ पूछा, बताओ गाइड, अगली बार कब उतरने वाला है?
ऊर्जा के इस अचानक बदलाव से चौंककर हैरोल्ड ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, गाइड के आने की उम्मीद कुछ महीनों के अंदर है, लेकिन सही तारीख और समय अभी भी कड़ी गोपनीयता में रखा गया है। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के आधिकारिक प्रतिनिधि हमेशा उसके स्वागत की तैयारी के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन एक बात तय है, उसका आगमन हमेशा वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ही होता है, जब एनर्जी क्रिस्टल्स की अंतिम गिनती पूरी हो जाती है। यह सुनते ही लू शेंग के चेहरे पर समझ की एक झलक उभरी, जैसे पजल के आखिरी टुकड़े जुड़ गए हों। समझ गया। तो असल में वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट कभी खेल या सम्मान के लिए था ही नहीं। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि एनर्जी क्रिस्टल्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनकी गिनती की जाए और फिर उसकी निगरानी में अलग अलग गुटों में बांटा जाए। बिल्कुल सही, हैरोल्ड ने कहा, और उसका चेहरा गहरी नाराजगी से भर गया। कोई भी संगठन जिसके पास मार्शल सेंट स्तर का योद्धा है, उसमें हिस्सा ले सकता है और अपना हिस्सा ले सकता है। मुझे शक है कि डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी को बड़ा हिस्सा चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरे हुआंग यिन फैक्शन के खिलाफ साजिश रची। उनकी नज़र में जितने कम खिलाड़ी होंगे, बाकी सबके हिस्से की एनर्जी पाए उतनी बड़ी होगी। लू शेंग ने छोटे गुटों की इस राजनीतिक चालबाजी को लगभग नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान कहीं बड़े स्तर पर था। हैरोल्ड की बातों से उसने एक और ज्यादा अहम बात पकड़ ली। अगर ऐसा है तो वहां ताकत का बहुत बड़ा जमावड़ा होगा। वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में इस बार मार्शल सेंट्स की संख्या पहले से कहीं ज्यादा होने वाली है ना? हैरोल्ड ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हारा अंदाजा सही है। यह मानकर चलो कि इस समय दुनिया में जितने भी सक्रिय मार्शल सेंट्स हैं, सिवाय उनके जो शारीरिक रूप से यात्रा नहीं कर सकते, सब इस टूर्नामेंट में मौजूद होंगे। साल में यही एक मौका होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक ही जगह इकट्ठी होती है। बहुत बढ़िया। लू शेंग की आंखों में एक अजीब रहस्यमयी चमक तैर गई, उत्साह और ठंडी गणना का मिश्रण। वह अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और कमरे की हवा जैसे उसकी हरकत से कांपने लगी। तो तय रहा। जब टूर्नामेंट का समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आप सच में हमारे साथ चलेंगे? हैरोल्ड के चेहरे पर शुद्ध खुशी फूट पड़ी, उसकी पिछली चिंता पल भर में गायब हो गई। हुआंग यिन फैक्शन के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ हों। उसने तुरंत अपना बायां हाथ दिल पर रखा और पश्चिमी परंपरा का एक औपचारिक अभिवादन किया, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लू शेंग जैसे राक्षस के साथ होने पर अब उनके फैक्शन की ताकत पर कोई शक नहीं था। इस बार उन्हें जो एनर्जी क्रिस्टल्स मिलने वाले थे, वह इतनी बड़ी मात्रा में हो सकते थे कि उनकी समृद्धि का स्तर कल्पना से भी परे होता। लू शेंग ने अपने हाथ जेब में डाल लिए और हमेशा की तरह शांत और बेफिक्र अंदाज में सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी निजी तिजोरी या बचत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी कीमत सीधी है, जब डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी से निपट लिया जाए तो उनके सारे संसाधन मुझे सौंप दिए जाएं। वह थोड़ा रुका और उसके होठों के कोने पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी, जैसे उसे कोई मजेदार बात याद आ गई हो। और एक बात, प्रोफेसर नेप्सन का अच्छे से ख्याल रखना। अभी किसी को भी उसकी प्यारी सी भ्रांतियों को तोड़ने मत देना। आखिरकार तकनीकी तौर पर मैं अभी भी उस आदमी के 2 विशेष का कर्जदार हूं। हैरोल्ड ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे मालिक को खुश करने को तैयार वफादार कुत्ता। बिल्कुल एक्सीलेंसी। सब कुछ आपके आदेश के अनुसार ही होगा। ठीक है। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर लू शेंग मुड़ा और बिना एक शब्द और बोले कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। उसके कदम शांत लेकिन उद्देश्यपूर्ण थे।
हैरोल्ड वहीं खड़ा रह गया, लू शेंग के हर शब्द को अपने दिमाग में गहराई से दर्ज करता हुआ ताकि किसी भी आदेश में गलती न हो। तभी अचानक उसके मन में एक बात कौंधी और वह घबरा उठा। मौका हाथ से निकल जाने के डर से हैरोल्ड जल्दी से दरवाजे की ओर भागा और आवाज लगाई, रुकिए महानुभाव, अगर अनुमति हो तो मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी वर्तमान शक्ति का स्तर क्या है? ताकत की इस दुनिया में आप कहाँ खड़े हैं? लू शेंग चलते चलते रुक गया। उसने बस इतना सिर घुमाया कि हैरोल्ड की ओर एक हल्की साइड नजर डाल सके। उसकी आवाज हल्की और लगभग लापरवाह थी, जैसे यह सवाल बिल्कुल मामूली हो। मेरी ताकत? तुम मेरा रैंक पूछ रहे हो? मैं अभी रैंक 8 हूँ, मेरा ख्याल है। यह सुनते ही हैरोल्ड का दिल अंदर ही अंदर उछल पड़ा। वह वहीं खड़ा बड़बड़ाने लगा, जैसे किसी नशे में हो। उसे लगा लू शेंग बस विनम्रता दिखा रहा है या फिर पहेली में बात कर रहा है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, रैंक 8? नहीं, इसका मतलब जरूर वह लेजेंडरी एम रैंक या उससे भी ऊपर होगा। उसके जैसे अस्तित्व के लिए पुरानी नंबरिंग तो बच्चों का खेल होगी। लेकिन अगले ही पल उन शब्दों का असली मतलब हैरोल्ड के दिमाग पर तूफान की तरह गिरा और उसकी हालत बदल गई। रुको, उसने रैंक 8 कहा। उसका जबड़ा इतना नीचे गिर गया जैसे निकल ही जाएगा। आंखें ऐसे फैल गईं जैसे बाहर निकल पड़ेंगी। उसका चेहरा पूरी तरह हैरान अविश्वास में बदल गया, बिल्कुल किसी चकित बंदर जैसा। हे भगवान, सिर्फ रैंक 8? मजाक कर रहे हो क्या? सिर्फ रैंक 8 से इतनी ताकत? लू शेंग अब एक बेहद विशाल और शानदार स्वीट में आ चुका था। यह जगह वास्तुकला की एक शानदार मिसाल थी। चारों तरफ फर्श से छत तक फैली कांच की दीवारें थीं। कमरे से चारों दिशाओं में फैला विशाल चमकता हुआ समुद्र साफ दिखाई देता था। दोपहर की तेज धूप पूरे कमरे में भर गई थी और खुले टेरेस से समुद्री हवा की नमकीन खुशबू अंदर आ रही थी। इस भव्य दृश्य के बीच लू शेंग हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसके अंदर एक सहज और ठंडी आत्मविश्वास की आभा थी जो सामने फैले नजारे से पूरी तरह मेल खाती थी। लू शेंग के आसपास कई बड़े औद्योगिक कंटेनर रखे थे, जिनमें बिल्कुल साफ और क्रिस्टल जैसी किंगलिंग वाटर भरी हुई थी। उसने हल्के से अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी मानसिक शक्ति सक्रिय कर दी। पानी की सतह लहराने लगी। धीरे धीरे पानी के बड़े गोले कंटेनरों से ऊपर उठने लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहे हों, और हवा में पारदर्शी हीरे जैसे तैरने लगे। कुछ ही पलों में उसके हाथ की हथेली के ऊपर शुद्ध पानी का घना चमकदार गोला तैर रहा था, जिसे अदृश्य टेलीकिनेटिक शक्ति थामे हुए थी। लू शेंग ने आंखें सिकोड़कर कुछ पल उस तरल की शुद्धता देखी और खुद से बुदबुदाया, लगता है अब देखना चाहिए कि ये पुराने तरीके सच में काम करते हैं या नहीं। चलो कोशिश करते हैं। सर्जिकल सटीकता जैसी मानसिक नियंत्रण के साथ लू शेंग ने उस तैरते पानी को आकार दिया। वह धीरे धीरे हल्के गुलाबी रंग की पतली घुमावदार धारा में बदल गया, जो हवा में घूमते हुए सीधे उसके मुंह में जाने लगी। वह गहराई से पीने लगा। उसका एडम्स एप्पल लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे उसका शरीर किसी छुपी हुई ब्रह्मांडीय धड़कन के साथ तालमेल बिठा रहा हो। लंबे समय तक लगातार पीने के बाद, इतना कि कोई साधारण आदमी डूब ही जाता, लू शेंग ने हाथ नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखाई दी। उसने होंठ से गिरती एक बूंद पोंछी और धीरे से सांस छोड़ी। यह किंगलिंग वाटर, सच कहूं तो बुरा नहीं है। काफी ताजगी भरा है। यह प्रसिद्ध पानी केवल नॉर्दर्न किंगडम की दूरस्थ पर्वत श्रृंखलाओं के सबसे गहरे झरनों से आता था। इसे पृथ्वी पर सबसे शुद्ध रासायनिक पदार्थ माना जाता था
और पीने लायक बनने से पहले इसे 100 से भी ज्यादा जटिल शोधन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। सिर्फ 500 मिलीलीटर की एक बोतल की कीमत एक सामान्य कामकाजी परिवार के पूरे साल के खर्च के बराबर थी। यानी आम लोगों के लिए यह अकल्पनीय विलासिता थी। लू शेंग अभी-अभी एक ही बार में कई मिलियन डॉलर का पानी पी चुका था। उसे इसकी कीमत का जरा भी अंदाजा नहीं था, और अगर होता भी तो उसे फर्क नहीं पड़ता। वह नेचुरल ब्रीदिंग मेथड के एक खास चरण पर ध्यान दे रहा था, जिसे ग्रेन अवॉइडेंस कहा जाता है। इसका मकसद शरीर को शुद्ध करना और अंदर की अशुद्धियों को निकालना था, केवल सबसे शुद्ध तत्वीय तरल पर निर्भर रहकर। हालांकि उसे इस तरीके की अंतिम प्रभावशीलता पर थोड़े संदेह थे, फिर भी वह प्राचीन विधि को पूरी तरह से आजमाना चाहता था। अचानक उसकी आंखों में हल्की शरारती चमक आई और चेहरे पर मुस्कान उभर गई। अब सोचता हूं तो मैंने पूरा 1 साल कॉन्सेंट्रेटेड मैरो फ्लूइड में डूबकर बिताया था, बिना ठोस खाना खाए। मेरा शरीर इतनी शुद्ध ऊर्जा सोख रहा था कि भूख का सवाल ही नहीं था। तकनीकी तौर पर देखें तो यह भी एक तरह का हाई लेवल ग्रेन अवॉइडेंस ही था, है ना? अपनी पिछली तपस्या याद करके उसे खाने के साधारण सुखों की याद आ गई। लू शेंग ने खुद पर हल्की हंसी उड़ाई और तेजी से उंगलियां चटकाईं। वह आवाज शांत कमरे में बंदूक की गोली की तरह गूंज उठी। प्रतिक्रिया तुरंत आई। कई सेवक और विशेष शेफ तेजी से कमरे में घुसे और खाली पानी के कंटेनर हटा दिए। उनकी जगह एक विशाल दावत सजा दी गई जो पहले से उसके आदेश के इंतजार में तैयार थी। मेज पर जल्दी ही बड़े बड़े प्लेटों में परोसा गया रसदार, बेहतरीन तरीके से भुना हुआ मांस छा गया, वही खाना जिसे लू शेंग सबसे ज्यादा पसंद करता था। लू शेंग मेज के सामने बैठ गया। सामने फैले भोज को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। भाड़ में जाए सब, वह हंसते हुए बोला। आदमी को सच में जिंदा महसूस करने के लिए मांस चाहिए। ग्रेन अवॉइडेंस साधना के लिए ठीक है शायद, लेकिन जिंदगी का स्वाद लेना भी जरूरी है। 1 साल से ज्यादा समय तक एकांत साधना में बिना ठोस भोजन के रहने के बाद उसे लग रहा था कि उसके स्वाद कलिकाएं लगभग सुन्न हो गई हैं। लू शेंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह भूखे शिकारी की तरह खाने पर टूट पड़ा। जैसे ही उसने पहली बार मसालेदार रसदार मांस का कौर लिया, जबरदस्त संतुष्टि की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। फिर वह ऐसे खाने लगा जैसे एक ही बार में पूरे साल की कमी पूरी कर रहा हो। जब लू शेंग अपने भोज में व्यस्त था, तभी स्वीट का दरवाजा फिर से खुला। एक लंबी सुडौल सुनहरे बालों वाली महिला अंदर आई, जिसकी मौजूदगी बेहद प्रभावशाली थी। उसके ब्लड क्यूआई की शक्ति बहुत प्रबल थी, स्पष्ट रूप से रैंक 8 स्तर की ताकत। वह नपेतुले कदमों से आगे बढ़ी और अपनी बाहों में एक छोटा, सुंदर नक्काशीदार संदूक लिए हुए थी। वह मेज से थोड़ी दूरी पर रुक गई, गहरा झुककर दोनों हाथों से संदूक आगे बढ़ाया। ऑनर्ड सेज, गॉड सील ने आदेश दिया है कि यह भेंट सीधे आपके हाथों में दी जाए। लू शेंग ने खाते खाते ऊपर देखा और तुरंत पहचान लिया, यह सिग्नेट सोसाइटी के बचे हुए लोगों में से एक एलीट किंग रैंक सर्वाइवर थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, इशारा किया कि वह आगे बढ़े। महिला ने सावधानी से संदूक खोला और उसकी ओर झुका दिया। अंदर कई बड़े, खुरदरे अर्धपारदर्शी क्रिस्टल के टुकड़े थे, जिनमें हल्की धड़कती रोशनी चमक रही थी। यह उच्च स्तरीय एनर्जी क्रिस्टल्स का संग्रह था, कुल 436 ग्राम, यानी संकेंद्रित शक्ति की एक छोटी सी दौलत। लू शेंग ने हाथ से हड्डी नीचे रखी और रेशमी नैपकिन से मुंह पोंछा। उसकी भूख अब शांत हो चुकी थी। उसने क्रिस्टलों की ओर ऐसे देखा जैसे यह कोई खास चीज ही न हो। ठीक है, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। लगता है हैरोल्ड अपना काम काफी कुशलता से कर रहा है।
युवक मेज से उठा और फिर से हाथ जेब में डाल लिए। उसकी चाल में एक सहज प्रभुत्व था। वह बालकनी की ओर बढ़ने लगा ताकि डूबते सूरज का नजारा देख सके। चलते चलते उसने पीछे से कहा, जैसे ही हैरोल्ड हमारी रवाना होने की तैयारी पूरी कर ले, मुझे तुरंत खबर देना। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। सुनहरे बालों वाली महिला झुकी ही रही और श्रद्धा से भरी आवाज में बोली, जैसा आप आदेश दें, ऑनर्ड सेज। आपकी यात्रा तेज और गौरवशाली हो। उधर हजारों मील दूर विशाल समुद्र के पार ड्रैगन नेशन के केंद्रीय सैन्य क्षेत्र में बिल्कुल अलग माहौल था। एक बेहद गुप्त और भारी सुरक्षा वाले कॉन्फ्रेंस रूम में 5 मार्शल्स देश के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ बैठे थे। इन लोगों के चेहरे ठंडे थे और उनकी आभा दम घोंटने जैसी भारी लग रही थी। उनमें से कई सेना के दिग्गज थे जिनकी उपलब्धियां, सामाजिक दर्जा और राजनीतिक ताकत शायद खुद 5 मार्शलों से भी ज्यादा थी। ड्रैगन नेशन की सैन्य शक्ति पूरी तरह यहां जमा थी। यह आपातकालीन बैठक दुनिया को हिला देने वाले एक ही विषय पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। सज्जनों, मुख्य अधिकारी ने कहा, लू शेंग की स्थिति पर बैठक अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। ईस्टर्न मार्शल अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाया। वह खड़ा हुआ और मोटी खुफिया फाइलों का ढेर उठाया। हमारी सबसे ताज़ा और भरोसेमंद जानकारी के अनुसार हम आधिकारिक रूप से पुष्टि कर सकते हैं कि लू शेंग न सिर्फ जिंदा है बल्कि पूरी तरह सर्वोत्तम हालत में है। और हमारे स्रोत यह भी बताते हैं कि उसका ड्रैगन नेशन लौटना जल्द ही होने वाला है। यह सुनकर सदर्न मार्शल के चेहरे पर साफ राहत और उत्साह दिखाई दिया। सेंट्रल मार्शल, जो हमेशा सीधे कार्रवाई में विश्वास रखता था, आगे झुक गया। उसकी आंखों में बेचैन चमक थी। यह बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उससे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं? क्या हम उसके आने का रास्ता, योजना और सही समय पता कर सकते हैं? ईस्टर्न मार्शल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया। नकारात्मक। फिलहाल हम पूरी तरह इस बात पर निर्भर हैं कि लू शेंग खुद हमसे संपर्क करे। हमने पारंपरिक और अपारंपरिक सभी तरीकों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा उसकी वर्तमान लोकेशन किसी अज्ञात तरीके से छिपाई जा रही है। हमारी ट्रैकिंग बस इतना बता पा रही है कि वह कहीं साउथ यांग ओशन के आसपास के क्षेत्र में है। सेंट्रल मार्शल ने दृढ़ स्वर में कहा, इतना जानना ही काफी है कि लू शेंग सुरक्षित है। वह हमेशा गहरी सोच और अपने कारणों से काम करता है, इसलिए हमें उसकी निजता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी अनाड़ी दखल से बचना चाहिए। कमरे में सहमति की आवाजें गूंज उठीं। सही कहा। समझ गया। मार्शल ने आगे कहा, तो अब अगला महत्वपूर्ण मुद्दा। आने वाले वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के लिए हम कौन सा आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे? ईस्टर्न मार्शल की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर कठोर हो गई। पहले के वर्षों में वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हमारे देश के ग्रैंड मास्टर्स के लिए अंतिम परीक्षा हुआ करता था, उसने गहरी आवाज में कहा। सेना हमेशा अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को उस खून से भरे मैदान में भेजने को तैयार रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद उस संघर्ष से एक मार्शल सेंट पैदा हो जाए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हमारे पास लू शेंग है, एक ऐसा युवक जिसका मार्शल सेंट बनना अब संभावना नहीं बल्कि निश्चितता है। ऐसे में क्या हमें अपनी बची हुई ताकत को इस खतरनाक और अनिश्चित प्रतियोगिता में झोंकना चाहिए? वेस्टर्न मार्शल की जोरदार हंसी कॉन्फ्रेंस रूम की मजबूत दीवारों में गूंज उठी। पीछे हटना। अब क्यों? उसने गरजते हुए कहा। न सिर्फ हमें भाग लेना चाहिए बल्कि इस बार पूरी ताकत से उतरना चाहिए, कुछ भी छिपाकर नहीं। नॉर्दर्न मार्शल ने भी गंभीरता से सिर हिलाया।
क्या तुम सब इतनी जल्दी भूल गए? हम इसे परीक्षा मानते हैं, लेकिन दुनिया के मार्शल सेंट्स इसे असली रूप में देखते हैं। यह पृथ्वी के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा करने का युद्ध क्षेत्र है। सदर्न मार्शल ने मुट्ठियां भींच लीं, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। बहुत लंबे समय तक हमारी सेना का खून सिर्फ लॉन्ग गुओ के 3 स्वतंत्र मार्शल सेंट्स के हितों के लिए बहाया गया, उसने दबे हुए गुस्से के साथ कहा। लेकिन अब किस्मत बदल रही है। इस बार हम अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने चैंपियन के लिए। इससे बेहतर वजह कभी नहीं रही कि हम मैदान में उतरें और अपना हक हासिल करें। नॉर्दर्न मार्शल खड़ा हुआ। उसकी सैन्य वर्दी पर लगे पदक हल्की रोशनी में चमक रहे थे। उसके चांदी जैसे बाल और तेज निगाहें पूरे कमरे पर अधिकार से घूमी। बहुत अच्छा, उसने दृढ़ता से कहा। हमारी सेना का नियत देवता, हमारे नए युग का अग्रदूत जल्द ही विजयी वापसी करने वाला है। वह हमें ऐसी प्रतिष्ठा दिलाने वाला है जो इस राष्ट्र ने 200 सालों से नहीं देखी। इसलिए यह उचित है कि हम उसके वरिष्ठ और अधीनस्थ उसके लिए एक भव्य स्वागत उपहार तैयार करें। कमरे में मौजूद सभी दिग्गजों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में, जो वर्षों की राजनीति से फीकी पड़ चुकी थीं, अचानक पुरानी महत्वाकांक्षा फिर से चमक उठी। स्वागत उपहार? हाँ, कोई कसर मत छोड़ो, किसी ने उत्साह से कहा। लगता है हमारी बूढ़ी हड्डियों को फिर से काम करना पड़ेगा। यह टूर्नामेंट हमारे लोगों की ऐतिहासिक जीत की नींव बनेगा। दुनिया देखे, ड्रैगन नेशन का देवता अपने सिंहासन पर लौट रहा है और सेना उसके रास्ते को सोने और खून से सजाएगी। उधर मार्शल सेंट टावर की ऊंचाइयों पर माहौल बिल्कुल अलग था, कच्ची शक्ति और दिव्य एकांत से भरा हुआ। विशाल खुले अवलोकन डेक पर बादल तेज हवाओं से उथल पुथल कर रहे थे। पहाड़ी हवाएं गरजती हुई घूम रही थीं और प्राचीन पत्थर की संरचना के चारों ओर आजादी से बह रही थीं। इस पवित्र स्थान की हवा में एक अलौकिक दबाव भरा हुआ था, ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव जो बताता था कि यहाँ कोई ऐसा अस्तित्व रहता है जो साधारण मनुष्यों की दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। टॉवर के भीतर गहरी शांति के बीच 2 आकृतियां दिखाई दीं। एक पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था, जबकि दूसरा पूरी विनम्रता से घुटनों के बल बैठा था। झुका हुआ अधीनस्थ धीमी श्रद्धा भरी आवाज में बोला, ग्रैंड मार्शल सेंट, वर्ल्ड ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट शुरू होने में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। दुनिया आपके कदम का इंतजार कर रही है। क्या हम प्रस्थान की तैयारियां शुरू करें? दूत ने हवा के शोर में लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। वृद्ध मार्शल सेंट टैन झोंगयू, जो बहते पारंपरिक वस्त्रों में खड़ा था, तुरंत आंखें नहीं खोली। कुछ देर की भारी चुप्पी के बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया। हूँ, उसने कहा, एक छोटा सा उत्तर जो साफ भी था और दूर की बर्फीली चोटी जितना ठंडा भी। काले साधारण कपड़ों में खड़ा अधीनस्थ, जो परछाइयों में घुल जाने जैसा दिखता था, तुरंत हरकत में आया। उसने अपने बैग से एक मोटी, व्यवस्थित फाइल निकाली और कांपते हाथों से ऊपर बढ़ाई। जैसा आपने आदेश दिया था, मास्टर। इसमें उस व्यक्ति के बारे में सबसे ताज़ा और विस्तृत जानकारी है जिस पर आप नजर रखे हुए हैं। वृद्ध मार्शल सेंट टैन झोंग्यू ने शांत हाथों से फाइल ले ली। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बिना एक पल गवाए वह काले कपड़ों वाला व्यक्ति पीछे हटा और ऊंची खिड़की के किनारे पहुंचा। फिर एक तेज और फुर्तीली छलांग लगाकर वह बाहर कूद गया। उसका लबादा हवा में फैल गया और वह बादलों के बीच एक विशाल शिकारी पक्षी की तरह उड़ गया। यह विनम्र सेवक विदा लेता है, उसकी आवाज धुंध में गुम हो गई। ऊंचाइयों की शांति लौटने के बाद टैन झोंगयू ने धीरे धीरे दस्तावेज खोलने शुरू किए। वह लंबे समय तक उन कागजों को ध्यान से पढ़ता रहा।
उसकी आंखें हर पंक्ति को बेहद सटीकता से स्कैन कर रही थीं। आखिरकार उसकी नज़र एक खास पेज पर टिक गई, एक व्यक्तिगत प्रोफाइल जिसमें हाई रिजोल्यूशन फोटो थी। तस्वीर में एक बेहद आकर्षक युवा दिख रहा था, जिसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं और उम्र से कहीं गहरी लगती थीं। फोटो के पास मोटे अक्षरों में लिखा नाम पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज रहा था, लू शेंग। वृद्ध मार्शल सेंट टैन झोंगयू ने उस नाम को धीरे से दोहराया। उसकी आवाज भारी और खुरदरी थी। लू शेंग, तो अफवाहें सच थीं। तुम असंभव से भी बच निकले और अब लौट रहे हो, जैसे अपने पुराने रूप को तोड़कर राख से कुछ नया गढ़ लिया हो। बताओ लड़के, क्या तुम सच में रैंक 9 मार्शल सेंट बनने की उस अंतिम दर्दनाक चढ़ाई की तैयारी कर रहे हो? क्या यही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है? टैन झोंगयू की आंखों में हल्की हरी रोशनी चमकने लगी। उसमें जिज्ञासा भी थी और उभरती शिकारी मंशा भी। लू शेंग, उसने सोचा, सोचो तो, तुमने सिर्फ रैंक 8 शरीर का इस्तेमाल करके एक एक्सट्रीम दांव मार्शल सेंट को इतनी गंभीर चोट पहुंचा दी थी। यह ऐसी युद्ध क्षमता है जो सामान्य तर्क को चुनौती देती है। सच में तुम 1000 साल में एक बार जन्म लेने वाले प्रतिभाशाली योद्धा हो। टैन झोंगयू कुछ देर चुप रहा। उसकी नजर दूर क्षितिज की ओर चली गई, जहां सूरज घने बादलों से जूझ रहा था। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ चिंतन की झलक आई। क्या यह संभव है कि मैंने तुम्हारी क्षमता का असली दायरा गलत आंका हो? क्या मैंने उस खतरे या उस अवसर की विशालता को कम करके आंका है जो तुम प्रतिनिधित्व करते हो? क्या मुझे अपने पिछले फैसले पर थोड़ा पछतावा हो रहा है? उसने खाली हवा से जैसे खुद से ही पूछा। लेकिन यह शक उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी आया था। उसकी जगह ठंडी और घमंडी निश्चितता ने ले ली। जवाब तुरंत उसके मन में उभरा। नहीं, मुझे पछताने की कोई वजह नहीं है। झाओ जी हमेशा से एक निराशा था, एक बेकार, कमजोर कचरा जिसमें किसी विजेता जैसा लोहे का इरादा कभी था ही नहीं। मैं टैन झोंगयू खून और अनुशासन से अपना रास्ता बनाकर यहाँ पहुंचा हूँ, उसने खुद को याद दिलाया, और उसकी आभा धीरे धीरे भड़कने लगी। मैंने सिर्फ 42 साल की उम्र में ग्रांड मास्टर का दर्जा पा लिया था और 80 की उम्र तक मार्शल सेंट्स की श्रेणी में पहुंच चुका था। मेरा धर्मा एस्पेक्ट पूरे 1000 मीटर ऊंचा है, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल दैत्य जो उस दयनीय झाओजी से इतना बड़ा है कि वह अपने सपनों में भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता। संख्याएं झूठ नहीं बोलती और आत्मा का भार भी नहीं। अगर कभी असली जानलेवा लड़ाई हो जाए, जहां कोई रहम न हो, तो मुझे नतीजे पर पूरा यकीन है। 5 ही चालों में मैं उसका सिर काट दूंगा और उसकी आत्मा को भी चीर दूंगा। वह कभी मेरा बराबर था ही नहीं। टैन झोंगयू ने एक गहरी, भारी सांस ली और मानो पूरा वातावरण उसके आदेश पर प्रतिक्रिया देने लगा। चारों दिशाओं से बादल उमड़ते हुए उस ऊंचे टॉवर की ओर आने लगे और सफेद धुंध की धार बनकर उसकी सांसों में समाने लगे। उस पल वह सचमुच इस दुनिया का नहीं लग रहा था, जैसे कोई अत्यधिक शक्तिशाली अमर जिसने बहुत पहले ही नश्वर दुनिया की सीमाएं पार कर ली हों। मेरी इच्छा शक्ति एक सुनहरी तलवार है जो 100 साल की आग में ढली है और किसी भी बाधा को तोड़ सकती है। तो क्या हुआ अगर लू शेंग वापस आ गया है? क्या हुआ अगर उसका टैलेंट इतना भयानक है कि स्वर्ग भी डर जाए? अपनी लंबी जिंदगी में मैंने ऐसे सैकड़ों प्रतिभाशाली देखे हैं जिनकी प्रतिभा मुझसे 10 गुना, यहां तक कि 100 गुना ज्यादा थी। लेकिन चारों तरफ देखो, आखिर में वे सब धूल बन गए और इस सिंहासन पर अब भी मैं ही बैठा हूं। टैन झोंगयू ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी जैसे वह किसी अदृश्य विशाल तलवार की मूठ पकड़ रहा हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और खाली जगह की ओर अपनी हथेली तान दी।
आसपास की वायुमंडलीय ऊर्जा उसकी हथेली में सिमटने लगी, जैसे क्रिस्टल बन रही हो। वहां एक चमकती दिव्य धार बनने लगी, जो किसी स्वर्गीय तलवार की तरह कंपन कर रही थी। फिर उसने हर शब्द को घातक इरादे के साथ बोलना शुरू किया। मैं तैन झोंगिरू अपनी मार्शल पाथ की शपथ लेता हूं कि मैं हमारी जाति में पहला बनूंगा जो इन जंजीरों को तोड़कर इस आदिम ग्रह को छोड़ असली ब्रह्मांड में कदम रखेगा। मेरी प्रतिज्ञा देखो। उसने हाथ पीछे खींचा। ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। सेलेस्टियल इमोर्टल स्लैश। उसकी गरज आसमान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उसके हाथ में सिमटी ऊर्जा फट पड़ी और एक असली रोशनी की तलवार बन गई, जो अंधाधुंध चमक के साथ चमकी। उसने एक ही भयानक वार में हाथ नीचे घुमाया और उसकी धर्मा शक्ति एक सीधी विनाशकारी चोट बनकर निकल पड़ी, जैसे भौतिकी के नियम ही बदल गए हों। ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उस वार के दबाव से कराह उठा हो और फटने लगा हो। उस कट की राह से एक ठंडी, हड्डियों तक उतर जाने वाली सिहरन फैल गई। हवा की नमी तुरंत चमकते बर्फ के टुकड़ों में जम गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे अंतरिक्ष को ही किसी अदृश्य, बेहद तेज धार वाली तलवार ने साफ काट दिया हो और उसके पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान रह गया हो। उसी समय एक दूर और कहीं ज्यादा शांत जगह पर एक सुंदर आंगन गहरी शांति में डूबा हुआ था। बगीचे के बीच एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना था, जिससे घना सुगंधित भाप धीरे धीरे उठ रही थी और ठंडी हवा में सफेद धुंध बना रही थी। वहां एक्सट्रीम दाओ मार्शल सेंट झाओ जी गर्म खनिज जल में डूबा बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को घुमा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने टूटे हुए मेरिडियंस को जोड़ने और उन गहरी चोटों को ठीक करने पर था जो लगभग उसकी जान ले चुकी थीं। भारी काले वस्त्र पहने एक महिला चुपचाप पत्थर की टाइलों पर चलते हुए झरने के किनारे आई। उसने नीचे बैठे घायल संत की ओर देखा और बिना किसी गर्मजोशी के बोली, झाओ जी, वर्ल्ड ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट करीब आ रहा है। प्रतिभागियों के लिए बुलावा पहले ही जारी हो चुका है। क्या तुम उसमें जाने का इरादा रखते हो? उसने सपाट स्वर में पूछा। झाओ जी ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी नजर अंधेरी थी और उसमें दबी हुई नफरत उबल रही थी। क्या तुम अंधी हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो? उसने दर्द भरी खराश भरी आवाज में जवाब दिया। तुम सच में सोचती हो कि मेरे इस टूटे हुए शरीर के साथ मैं उस कसाईखाने जैसी प्रतियोगिता में जा सकता हूं? काले वस्त्र वाली महिला ने बेरहमी से सीधा जवाब दिया। मैं सिर्फ औपचारिकता के तौर पर पूछ रही थी, बस इतना ही। लेकिन अफसोस की बात है, इतने सालों से बनाई गई तुम्हारी प्रतिष्ठा के बावजूद इस बार लॉन्ग गुओ की एनर्जी क्रिस्टल कोटा तुम्हारे बिना ही बांटी जाएगी। इस बार तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम दाओ मार्शल सेंट झाओ जी का चेहरा घृणा से विकृत हो गया। गालियों की बौछार उसके होठों तक आ गई थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अपनी हालत याद करते हुए उसने मजबूरी में अहंकार निगल लिया। छी! बस इतना ध्यान रखना कि पाथफाइंडर से मार्शल सोल हीलिंग इलिक्सर लाना मत भूल जाना। जैसे ही वह दवा मेरे पास आएगी और मेरी नींद स्थिर होगी, मैं तुम्हें दुगना भुगतान दूंगा। यह पक्का है। तुम शायद इतने फायदे वाले सौदे को भूल जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं भूलती, महिला ने सूखे स्वर में कहा और मुड़कर धुंध में गायब हो गई। झाओ जी वहीं पानी में बैठा रहा, उसका चेहरा मुड़ा हुआ था। अगर लिन झेंग्युए इस बार सोल नरिशिंग फ्लूइड की वो 2 बोतलें हासिल कर ले, वह खुद से बड़बड़ाया, तो 3 साल के भीतर मैं अपनी 80% ताकत वापस पा सकता हूँ। फिर मैं एक्सट्रीम दाओ स्कूल्स वापस लेकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा करूंगा। अपनी वर्तमान बेइज्जती याद आते ही उसने आखिरी जहरीली गाली दी। लू शेंग, तुम हरामी! झाओ जी ने दांत पीसते हुए कहा। उसका शरीर नफरत और गहरे डर से कांप रहा था।
उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लड़का उस अंतिम विस्फोट से बच गया। उसके स्वभाव को देखते हुए वह देरसबेर मेरे पास जरूर आएगा। मुझे तुरंत रक्षा की योजना बनानी होगी। अगर हालात बिगड़ गए तो मैं सब कुछ दांव पर लगाकर लिन झेंग्युए और टैन झोंग्यू की सुरक्षा खरीद लूंगा। चाहे लू शेंग कितना भी ताकतवर हो जाए, क्या वह 2 रैंक 9 मार्शल सेंट्स की सुरक्षा में रहते हुए मुझ पर हमला करेगा? नहीं, नहीं, वह इतनी हिम्मत नहीं करेगा। वह इतना पागल नहीं है। झाओ जी फुसफुसाया, जैसे बार बार बोलने से यह सच हो जाएगा। कुछ मिनट तक वह खुद से बड़बड़ाता रहा। धीरे धीरे उसका बेचैन दिमाग शांत होने लगा। वह यह नहीं कर सकता। वह उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? उसने खुद को सिर हिलाकर समझाया। फिर डर से बचने के लिए वह गर्म झरने में और गहराई तक डूब गया। आंखें बंद कर लीं और अपने टूटे शरीर को धीरे धीरे ठीक करने की पीड़ादायक प्रक्रिया फिर शुरू कर दी। दुनिया के पहिए चलते रहे और आखिरकार वह तारीख करीब आ गई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। वर्ल्ड ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट, जो हर 10 साल में सिर्फ एक बार होता था। वायन स्टार के हर कोने में एक अजीब तनाव महसूस होने लगा, जैसे पूरा ग्रह आने वाले तूफान से पहले सांस रोककर खड़ा हो। ग्रह के हर हिस्से में मौजूद गुट और छिपे हुए संप्रदाय बेचैन हो उठे। उनकी सोई हुई युद्ध मशीनें फिर से चलने लगीं। कई शक्तिशाली अस्तित्व जो लंबे समय से छाया में छिपे थे, अब निर्णायक युद्धभूमि की ओर बढ़ने लगे। मानव शक्ति के शिखर पर खड़े दिग्गज धीरे धीरे अपनी एकांत साधना से बाहर आ रहे थे। दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों और गुप्त संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रांड मास्टर्स और ग्रेट ग्रांड मास्टर्स की सेनाएं टूर्नामेंट के गुप्त स्थान की ओर रवाना हो गईं। बाहरी शक्तियां भी अभूतपूर्व गति से सक्रिय हो गईं। प्राचीन जंगलों की गहराइयों से, निषिद्ध बर्फीले पहाड़ों की चोटियों से और समुद्र की अंधेरी खाइयों से मानवता के चरम विशेषज्ञ सामने आने लगे। उनकी आभा इतनी भारी थी कि जैसे अपने अपने क्षेत्र का भार साथ लाए हों। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह वैश्विक मार्शल आर्ट्स की सबसे बड़ी घटना थी। एक ऐसा पवित्र जमावड़ा जहां मानव जाति के देवताओं जैसे लोग इकट्ठा होते थे। गोल्डन आइलैंड के तट पर हुआंग येन संगठन के शानदार कपड़े पहने शक्तिशाली लोग आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। धड़ाम! अचानक उनके सामने का शांत समुद्र उफनते हुए अराजकता में बदल गया। एक विशाल भंवर पल भर में बन गया, जिसका केंद्र गहराई तक समुद्र तल में धंस गया। समुद्र के नीचे से भयानक गर्मी और चमकदार सफेद रोशनी ऊपर फूटी और फिर एक भाप विस्फोट ने पूरे तट को सफेद धुंध से ढक दिया। समुद्र की सतह पर जैसे एक विशाल दरार फट गई हो। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह हट गया। हजारों मरी हुई मछलियां और गहरे समुद्र के झींगे हवा में उछल गए और फिर पानी पर पेट ऊपर किए तैरने लगे। इस जल विनाश के बीच एक अकेली आकृति खड़ी थी, हाथ पीछे बांधे हुए। खुले समुद्र के सामने उसकी परछाई साधारण लग रही थी, कोई दिव्य सजावट नहीं। लेकिन जैसे ही वह वहां मौजूद था, ऐसा लग रहा था कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। आसपास खड़े ग्रांड मास्टर्स और मास्टर्स की आभा बुझती मोमबत्तियों जैसी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्वर्ग और धरती की शक्ति उसी के चारों ओर घूम रही हो, जैसे वही इस ब्रह्मांड का केंद्र हो। हुआंग यिन संगठन के लोग एक साथ हाफ उठे। किनारे पर खड़े ग्रांड मास्टर्स और मास्टर्स की हालत हिल गई थी। उनका आत्मविश्वास टूट गया और उसकी जगह गहरी श्रद्धा आ गई। ये घमंडी उस्ताद अब पूरी तरह चुप खड़े थे, उस आकृति के हिलने का इंतजार करते हुए। अचानक समुद्र की लहरों पर दूसरा दिव्य दृश्य उभरा। हुआंग यिन के लोगों को ऐसा लगा जैसे प्राचीन मिथकों वाला दृश्य हो, पूर्वी समुद्र से सूरज का उगना। पुराने समय में लोग कहते थे कि आकाशीय पिंड देवताओं के रथ हैं।
अगर वह सच था तो यह उसका प्रमाण था। एक आकृति सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई धीरे धीरे समुद्र की गहराई से ऊपर आई, जैसे किसी भूमिगत महल से निकलकर शुद्ध प्रकाश की सीढ़ियों पर चढ़ रही हो। उसके आते ही दुनिया के प्राकृतिक नियम जैसे टूट गए। आसपास की सारी रोशनी उसी की ओर खींच गई और पहले आकृति के चारों ओर घूमती स्वर्ग धरती की शक्ति भी बिखर गई। गहराई से ऊपर उठने वाला यह अस्तित्व सचमुच किसी सम्राट की तरह उतर रहा था। फिर जितनी तेजी से वे दिव्य दृश्य आए थे, उतनी ही जल्दी गायब भी हो गए। अब वहां एक काले बालों वाला सुंदर युवक खड़ा था, जिसकी आंखें गहरी और शांत थीं। वह लू शेंग था और बिना किसी आदेश के किनारे पर खड़े सभी लोग एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। लॉर्ड सेंट, हमारे स्वामी आ गए। हैरोल्ड आगे बढ़ा और गहरा झुक गया। हालांकि वह पूरे हुआंग येन संगठन का शीर्ष अधिकारी था और खुद भी रैंक 9 मार्शल सेंट था, फिर भी उसे इस विनम्रता में कोई शर्म नहीं थी, बल्कि गर्व था। क्योंकि वह जानता था कि वायन स्टार के इतिहास में बहुत कम लोगों को लू शेंग जैसे अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला है। जब लू शेंग की नजर उस पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे दो सफेद गर्म आग के खंभे उसे छू गए हों। उसकी त्वचा जलने लगी और आत्मा तक कांप उठी। लू शेंग कहता था कि वह सिर्फ रैंक 8 है, लेकिन हैरोल्ड को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगर वह सच में रैंक 8 है, हैरोल्ड ने सोचा, तो कोई अभी मेरा सिर काट दे और मुझे डार्क स्टार और ब्लैक डीमन सोसाइटी के मरे हुए मार्शल सेंट्स के पास भेज दे। हैरोल्ड लू शेंग को देखता रहा और उसे पूरा यकीन था कि यह युवक शायद नेविगेटर के स्तर तक पहुंच चुका है, या कम से कम उसके बहुत करीब है। लू शेंग जेब में हाथ डाले अपने ठंडे अंदाज में हवा में ऐसे उतर रहा था जैसे अदृश्य सीढ़ियों पर चल रहा हो। वह हैरोल्ड के सामने रुक गया और हल्के स्वर में बोला, सब तैयार है, चलें। फिर उसकी नजर हैरोल्ड के पीछे खड़े हुआंग येन विशेषज्ञों की बड़ी टोली पर गई और उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य आ गया। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, अजीब है। पिछली लड़ाई में तो मैंने खुद हुआंग येन के लगभग सारे उच्च स्तर के विशेषज्ञ खत्म कर दिए थे। आखिर कितना समय बीत गया। यह नई सेना अचानक कहां से आ गई? कुछ पल सोचने के बाद उसे समझ आ गया, हैरोल्ड ने ब्लैक डीमन सोसाइटी और डार्क स्टार के बचे हुए लोगों को अपने संगठन में मिला लिया था। हम पूरी तरह तैयार हैं, माय लॉर्ड, हैरोल्ड ने सम्मान से कहा। हर व्यवस्था कर दी गई है। आप जैसे ही कहें, हम तुरंत रवाना हो सकते हैं। लू शेंग ने आराम से सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो। हैरोल्ड ने हाथ से इशारा किया और गोल्डन आइलैंड के एक छिपे हुए हैंगर से हल्के सुनहरे रंग का अत्याधुनिक निजी विमान बाहर आ गया। लू शेंग और हैरोल्ड विमान में चढ़ गए। अंदर का केबिन शानदार विलासिता से भरा था। वाइन कैबिनेट, हाई डेफिनिशन स्क्रीन, शानदार बिस्तर, हर सुविधा मौजूद थी। लू शेंग सीट पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसके मार्शल बॉडी के अंदर स्टार मैप चमक रहा था। उसकी अनडाइंग सेल्स शक्ति के जाल की गांठ भी थीं और असीम ऊर्जा का स्रोत भी। पिछले 2 महीनों की साधना में उसकी अनडाइंग सेल्स की संख्या तेजी से बढ़कर कुल 88 और बढ़ गई थी। लू शेंग ने उंगलियों के बीच शुद्ध एनर्गॉन का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था। वह उसकी संरचना देख रहा था और फिर वह ऊर्जा उसकी हथेली में समा गई। ये एनर्जी ब्लॉक्स कमाल के हैं, उसने धीरे से कहा। इन्हें सोखने के बाद मेरी अनडाइंग सेल्स की संख्या 278 हो गई है। इस ऊर्जा की ताकत सच में चौंकाने वाली है। कोई हैरानी नहीं कि यह ग्रह का सबसे कीमती संसाधन माना जाता है। यहां तक कि मार्शियल सेंट्स भी इसके लिए लड़ पड़ते हैं और उन्नत सभ्यताएं भी इसे लेने हमारे ग्रह पर नजर रखती हैं।
जब उसकी सेल्स 200 से ऊपर पहुंची तो उसके स्टार मैप और अंडाइन स्टार बॉडी में अजीब बदलाव शुरू हो गए, जैसे उसकी शक्ति किसी नए स्तर में प्रवेश कर रही हो। लू शेंग का दिल अब किसी छोटे तारे जैसा धड़क रहा था, या कहें कि किसी ब्रह्मांडीय सत्ता का सिंहासन बन चुका था। हर धड़कन और हर सांस के साथ उसके शरीर में उकेरा गया स्टार मैप चमक रहा था। उसकी सांसों में सचमुच तारे जैसी गर्मी थी और उसकी त्वचा से निकलती गर्मी हवा को मोड़ने लगी। पास बैठा हैरोल्ड अचानक सख्त हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। लू शेंग के पास बैठना ऐसा लग रहा था जैसे जलती भट्टी के पास बैठा हो। यह एहसास बेहद भारी था। हालांकि लू शेंग अपनी आभा को दबा रहा था ताकि विमान को नुकसान न पहुंचे, फिर भी उसके शरीर से निकलती गर्मी आसपास के लोगों को धीरे धीरे पकाने के लिए काफी थी। हैरोल्ड के शरीर से पसीना धारों में बहने लगा। अगर यह यात्रा बहुत लंबी हुई तो शायद वह सच में सूखकर गिर पड़ेगा। उसने आंखें बंद कीं, लेकिन हवा भी उसके फेफड़ों में पिघले लावे जैसी लग रही थी। लू शेंग की हर सांस मानो ज्वालामुखी की गर्म लहर थी।